अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के साथ जंग में हमास को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लड़ाई में हमास का एक और कमांडर मारा गया है। जिस कमांडर को इजरायल की सेना ने ढेर किया है वो हमास के हथियारों की देखरेख करता था, एम्यूनिशन सप्लाई और एम्यूनिशन डिस्पर्शन, ये उसका काम था। ऑपरेशंस में बहुत बड़ी भूमिका थी इसकी। आईडीएफ को एक गोदाम की खुफिया जानकारी मिली जिसमें हमास का कमांडर अबू जीना मौजूद था। जानकारी मिलते ही आईडीएफ ने गोदाम पर एयर स्ट्राइक कर उसे ढेर कर दिया। बहुत बड़ी कामयाबी कह रहा है आईडीएफ। इजरायल का दावा है कि हमास का एक बहुत बड़ा कमांडर था जिसको कि ऑपरेशनल डिटेल्स यानी कि एम्यूनिशन सप्लाई, प्रोक्योरमेंट और सप्लाई इसका दारोमदार इसके पास था, अबू जीना के पास। और इजरायल का दावा है कि उन्होंने हमास के एक बहुत ही अहम कमांडर को एयर स्ट्राइक के जरिए मार गिराया है। हमास अपने अंत के नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन इजरायल के लिए युद्ध का चैप्टर हमास के अंत से ही खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमास के बाद बारी हिजबुल्लाह की आने वाली है। हिजबुल्लाह को लेकर जो रिपोर्ट अब सामने आई है वो नेतन्याहू की चिंता बढ़ाने वाली है। उत्तर कोरिया और हिजबुल्लाह के बीच पक्की दोस्ती देखकर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ अमेरिका को भी अब लग रहा है कि इस युद्ध में परमाणु बम की एंट्री हो सकती है, यानी कि इस फाइट के डायमेंशंस बढ़ सकते हैं। हिजबुल्लाह का सबसे नया वीडियो। लेबनान इजरायल बॉर्डर पर एक पोस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है, तभी होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला। इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है। उसमें क्या था ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन बाद में इजरायल की पोस्ट पर अचानक हरकत बढ़ जाती है। कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। हिजबुल्लाह के इस पिन पॉइंट अटैक ने इजरायल में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। क्या हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर चढ़ाई करने वाला है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गाजा में जैसे ही इजरायल की फौज फंसेगी वो उत्तरी बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर देगा? हिजबुल्लाह के हमले का सही वक्त क्या हो सकता है? इसे लेकर नेतन्याहू से लेकर बाइडन दोनों पसोपेश में हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजरायल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, हूथी और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजरायल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजरायल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और तब अमेरिका की मदद के बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजरायल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजरायल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजरायल के पास 4 गुना ताकत है। القلق من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة، أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل، وعلى العدو أن يحسب له كل حساب। इस बीच बड़ी रिपोर्ट यह है कि इराक के मिलिशिया हश्द अल शाबी ने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन के बाद मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम है अल अक्सा 1। अल अक्सा 1 ईरान की फतेह 110 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है। या कहें कि ईरान ने यह मिसाइल इराकी हिजबुल्लाह हश्द अल शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदलकर अल अक्सा 1 कर दिया। यह ऐसी मिसाइल है जो हिजबुल्लाह के पास पहले से है। यह एक टैक्टिकल मिसाइल है जो छोटा परमाणु बम भी दाग सकती है। The barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. They seek to torpedo, to derail any progress towards peace
and the progress and the promise that we had in our budding peace treaties with our Arab neighbors. इसीलिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के पास टैक्टिकल हमले के लिए परमाणु बम भी हो सकता है, ऐसा परमाणु बम जिससे कम दायरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके। क्या हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने ये परमाणु सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है? 2006 में अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान की मिलिशिया हिजबुल्लाह के उत्तर कोरिया से गहरे संबंध हैं। उत्तर कोरिया हिजबुल्लाह को हथियार भी देता रहा है। इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी हैं। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन को हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिण कोरिया से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर मेड इन उत्तर कोरिया वाली छाप लगी हुई है। इनका लॉन्चिंग सिस्टम 2014 में ही उत्तर कोरिया से सप्लाई किया गया था। ऐसे रॉकेट हमास को भी मिले, हिजबुल्लाह को भी दिए गए। इसमें 122 मिलीमीटर का कात्यूशा रॉकेट भी है, जिससे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले तेज किए हैं। सवाल है, हिजबुल्लाह और किम जोंग उन का याराना डेंजर मार्क के ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परमाणु सीक्रेट भी छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल पर एंटी टैंक हमलों ने हिजबुल्लाह के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह के हथियारों को लेकर डरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्शन दिखाया है उसमें इजराइल की कई बड़ी पोस्ट के चीथड़े उड़ चुके हैं। 7 अक्टूबर को नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर रहेंगे, खासकर उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा टेरर स्क्वाड्स और लीडर्स के टॉप लीडर्स का खामियाजा उन्होंने इसका वादा किया था। युद्ध का 1 महीना गुजरते गुजरते उनकी ये शपथ अब धीरे धीरे सच होने के करीब पहुंच गई है। अपनी इस शपथ को पूरा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाया वो अब आपको दिखा देते हैं। गाजा में अब तक इजराइल ने करीब 18,000 टन से ज्यादा बम गिराए हैं, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख किलो बारूद गाजा में गिर चुका है। यह इतना बारूद है जिससे इस वक्त गाजा की मिट्टी से भी बारूद की गंध आने लगी है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल की एयरफोर्स अब तक 100 से ज्यादा मेजर एयर स्ट्राइक्स कर चुकी है। इन एयर स्ट्राइक्स को ग्राउंड ऑपरेशन पहले अंजाम दिया गया था ताकि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वो हमास की ताकत को तोड़ सके। अब इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में हमास के 450 से ज्यादा सैनिक और 450 हमास के 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में 2 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इनमें कई अस्पताल और रिहायशी इमारतें भी हैं जिनको हमास ने अपना शेल्टर या अपना बेस बना रखा था। तो काफी सारा नुकसान हमास को हुआ है और कितनी पाउंडिंग, कितना असला बारूद इजराइल ने प्रयोग किया है, लेकिन एक सुनिश्चित तरीके से एक पर्टिकुलर प्लान के तहत इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजराइल की सेना इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह दोनों को जवाब दे रही है। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह अब तक 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर चुका है और अब इजराइल ने सीरिया से भी खतरे को देखते हुए गोलन हाइट्स की पहाड़ियों पर टैंक पहुंचा दिए। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतह 110 की 2 और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इजराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है।
ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو، قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतेह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. हिजबुल्लाह का खतरा बहुत बड़ा है, ये इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्लाह ने गियर बदला तो इजराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के खिलाफ इजरायल का युद्ध फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इजरायल की सेना गाजा के सेंटर तक पहुंच गई है, मोर्चा ले चुकी है। वहीं पर गाजा की सुरंगों में हमास का हेडक्वार्टर तक इजरायली सेना की पहुंच हो चुकी है। लेकिन युद्ध का अंत अब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई तक ये जंग जारी रहेगी। हालांकि हमास को भी पता है कि जब तक बंधक इजरायल को मिल नहीं जाते तब तक उनकी आखिरी सांसें चलती रहेंगी। हमास के साथ जंग लड़ते लड़ते इजराइल को 1 महीना पूरा हो चुका है। गाजा में हर घंटे हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग ने हमास के लड़ाकों के होश उड़ा दिए हैं। हर मिनट इजराइल के रॉकेट हमास के किसी न किसी अड्डे को मिट्टी में मिला रहे हैं। आग उगलती मिसाइलों के आगे हमास के लड़ाके टिक भी नहीं पा रहे। हमास के लड़ाके घरों की आड़ लेते तो हवाई हमले तेज हो जाते। जान बचाने के लिए सुरंग और बंकर में भागते तो इजरायली सेना के जवान वहां घुसकर उन्हें चुन चुन कर मारते। यानी हर छोर पर सिवाय मौत के कुछ भी हासिल नहीं है। हमास का बारूदी स्टॉक। ये 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों के पास से मिले हथियार है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने मासूमों के खून से गाजा की जमीन को तर करने के लिए किया था।
1493 ग्रेनेड, 760 आरपीजी, 427 विस्फोटक जैकेट, 106 रॉकेट और 375 फायर आर्म्स समेत न जाने कितने हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल बेकसूर नागरिकों के नरसंहार के लिए किया गया था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की आग अभी बुझती दिखाई नहीं दे रही। दिन रात चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन हमास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली है और इस कसम को पूरा करने में जुटी है इजराइल की सेना। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वो अब गाजा के अंदर घुस चुके हैं और हमास के ठिकानों में ही उनकी कब्रगाह तैयार कर रहे हैं। צעד אחר צעד, מחבלים רבים מחוסלים בקרבות, ואנחנו עושים את מה שנדרש. גדודי החמאס סופגים מכות קשות, ואנחנו מפרקים גדוד אחרי גדוד. אפשר לראות כאן. हमास के अंत के आखिरी 24 घंटे इजराइल की सेना इस मंशा के साथ गाजा में घुसी है कि वे हमास के ठिकानों को तबाह कर ही वापस लौटेगी। यानी अगले कुछ घंटे हमास के लिए उसकी जिंदगी के आखिरी चंद मिनट बन सकते हैं। इस मिशन को अंजाम दे रही इजराइल की सेना का गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है और यह हमास को खत्म करने के लिए उनके अभियान का केंद्र है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ से इजरायली फौज गाजा पर चढ़ाई कर रही है। जिस सुरंग को हमास के कमांडर अपने आतंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इजराइल का उस पर भी कब्जा है। इसका सबूत है इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया वीडियो। दावा है कि ऐसे ही सुरंग के रास्ते हमास के अड्डे तक जाते हैं, जहां से खाना, पानी और बारूद की सप्लाई की जाती है और इजराइल की सेना पर बमबारी के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इजराइल का दावा तो यहाँ तक है कि ऐसे ही किसी बंकर में हमास का नेता सिनवार छिपकर बैठा है। नेतन्याहू की आखिरी कसम। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम लड़ाई के चरम पर हैं, हमें लगातार कामयाबी मिल रही है। गाजा पर जीत के लिए इजरायली सेना चढ़ाई कर रही है। गाजा हमास के हजारों कमांडर की कब्रगाह बन चुका है और हजारों ठिकाने निस्तेनाबूद हो चुके हैं। אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. עד כה חיסלנו אלפי מחבלים מעל הקרקע ומתחת לקרקע. हमास के कब्जे में 240 इजरायली नागरिक हैं। उन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक बंधक रिहा नहीं होते तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। एक एक बंधक की रिहाई उनकी जिम्मेदारी है। אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. 7 अक्टूबर से जारी नरसंहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा। इजराइल को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, तो हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठनों के साथ ईरान खड़ा है। सिर्फ 5 राज्य नहीं, चुनाव का शोर पूरे देश में गूंजेगा। ये सत्ता का सेमीफाइनल है, कोई कसर बाकी न रहेगा। हर खबर आप तक लाने के लिए हम भी लगाएंगे पूरा दम। देखिए सबसे बड़ा दंगल सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। लेकिन गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जंग की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल वहां बेकसूर लोगों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा और इजराइल की सेना बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रही है। हालांकि इजराइल कई बार यह साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकाने हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ये बात मानने को तैयार नहीं। उसका आरोप है कि इजराइल गाजा में निर्दोष लोगों पर हमले कर रहा है और जंग में उसे कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हिजबुल्लाह ऐसा तांडव मचाएगा जिसके बारे में इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इजराइल पर उनकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से लेबनान की सीमा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर ले लिया। और इस बीच हमास के खात्मे के लिए इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में घुस चुकी है और हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। और यही नहीं, इजराइल की सेना हमास को घेर कर खत्म करने की तैयारी में है।
लेकिन इजराइल की बमबारी की वजह से गाजा के आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इजराइल के हमले की वजह से वहां 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही वहां के लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, वहां के लोगों में खौफ है कि कभी भी आसमान के रास्ते मौत आ सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। साथ ही इजराइल ने दो टूक कहा है कि गाजा में हमास को कुचलने के बाद ही वहाँ उसके हमले बंद होंगे, जिसके बाद दक्षिणी इजराइल से उत्तरी गाजा पर मिसाइल अटैक तेज हो गया। या यूं कहें कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा पर मिसाइलों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई मिसाइलें उत्तरी गाजा पर दागी, जिसे उत्तरी गाजा में महाविनाश का ट्रेलर भी कह सकते हैं। दक्षिणी इजराइल से जब उत्तरी गाजा पर मिसाइलें बरसाई गईं, तो न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। 2 बड़े हमले किए गए हैं। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तरी गाजा का हिस्सा है और सफेद और काला धुआं एक ही जगह। यानी इजराइल ने हमास को उत्तरी गाजा में घेर लिया है। आसमान, जमीन और समंदर, हर रास्ता करीब करीब ब्लॉक हो चुका है और अगले कुछ दिनों में उत्तरी गाजा के शिफा समेत कई बड़े अस्पतालों पर कहर टूट सकता है, क्योंकि इजराइल का टारगेट साफ है। उसने उत्तरी गाजा में हमास का कमांड सेंटर कहे जा रहे अस्पतालों को ऐसे घेरा मानो उसने उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूसरे लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वो जंग में बलि का बकरा बन सकते हैं। क्योंकि इजराइल की अपील के बावजूद गाजा की एक बड़ी आबादी शिफा अस्पताल से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग चाहता है। हमास से जारी लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार जरूर किया है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हिजबुल्लाह से भी जंग छिड़ जाए। क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग का मतलब होगा 2 दुश्मनों से एक साथ लड़ना। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को बनाने वाला ईरान ही है। ऐसे में अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग छेड़ता है तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि ये बात इजराइल को भी पता है कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। इसके अलावा उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ गई तो उसका नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ सकता है। इधर जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा कर दिया। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि इजराइल के हमले में हमास के हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं और इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि जल्द ही गाजा से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और इजराइल की सेना हमास के एक-एक लड़ाके को ढूंढ कर खत्म कर देगी। אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले कर हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा में लगातार बमबारी कर रही है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी हमले भी तेज कर दिए हैं। 17 साल बाद एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उसके देश पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर इजराइल को दहलाने की कोशिश की और इसीलिए दोनों के बीच कभी भी जोरदार लड़ाई छिड़ सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही, लेकिन अब जंग का एक और मोर्चा तैयार हो सकता है। क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने वही गलती कर दी जिसे इजराइल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दागे गए। हमास और इजराइल में जंग छिड़ने के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह का ये सबसे बड़ा हमला बताया गया। 7 अक्टूबर के बाद जैसे ही गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, हिजबुल्लाह ने उसे हमले रोकने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमले कम करने की बजाय और ज्यादा तेज कर दिए और इसीलिए हिजबुल्लाह का भी गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल को अपने रॉकेटों की ताकत दिखाई। लेकिन अगर सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और ताकतवर मुस्लिम देश ईरान के साथ उतर गया तो ईरान के आक्रामक तेवरों को और तो धार मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इस तरह लामबंद हो जाएंगे कि इजराइल के लिए उन सब से एक साथ मुकाबला कर पाना बस से बाहर हो सकता है। इसलिए ईरान अभी मार्च में ही सऊदी अरब से सामान्य हुए अपने रिश्तों का फायदा उठाकर उसे इजराइल की घेरेबंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है, क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया।
क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ओआईसी का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजरायल के फिलिस्तीनियों पर हमले। वहीं हमास पर जारी हमलों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिण इजरायल में गाजा से लगने वाली सीमा पर पहुंच गए। वहां उन्होंने जंग के मोर्चे पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 महीने से जारी जंग के दौरान इजरायल के सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। לכם יש לקחים קודם כל מהיום הראשון, מה שעשיתם, הצלתם את המדינה. इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हमास को पूरी तरह खत्म किए बिना ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। जंग के मोर्चे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने इजरायली सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सीमा पर तैनाती का जायजा लिया। क्योंकि इजरायल ने हमास से जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह को भी अपने निशाने पर लिया। आरोप है कि इजरायल के जोरदार हमलों में लेबनान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इसीलिए हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़क गया और उसने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दी। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद आशंका यह है कि एक बार फिर 17 साल पहले की तरह दोनों में जंग छिड़ सकती है। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायल के 2 सैनिक अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने छुट्टियों का ऐलान पहले कर दिया है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच स्कूलों को लेकर सरकार का यह फैसला है कि 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक स्कूलों में विंटर ब्रेक घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है। तो यानी दीपावली की छुट्टियों की जगह अब यहां पर विंटर ब्रेक पहले ही ले लिया जाएगा। तो 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक। गौरतलब है कि 13 नवंबर से लेकर यानी दिवाली के अगले दिन यानी 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन की घोषणा की गई थी। लेकिन अब उसके तुरंत बाद अब ये भी घोषणा की गई है कि बढ़ते प्रदूषण स्तर के चक्कर में जहां स्कूलों को स्थगित करना पड़ रहा है, 9 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक की घोषणा कर दी गई है। दादी के लिया था, जिसके बाद भड़के इजरायल ने जंग छेड़ दी थी और वो जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने भर से ज्यादा चली थी। उस जंग में लेबनान के 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि इजरायल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। मतलब इजरायल को भी उस जंग में नुकसान उठाना पड़ा था। उस जंग के बाद लेबनान और इजरायल में कई बार तनाव बढ़ा, मगर जंग जैसे हालात दोबारा नहीं बने। लेकिन इस बार जब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए तो इजरायल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसमें मुस्लिम देशों को इजरायल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है। मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है। मकसद अपने जानी दुश्मन इजरायल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो ओआईसी की बैठक में शामिल होंगे। और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजरायल के पड़ोसी भी हैं। और सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया ओआईसी में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को ओआईसी के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजरायल की आफत आ जाएगी। और इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि रात के अंधेरे में उसने इजरायल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यानी गाजा पर इजरायल के हमलों से भड़के यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजरायल के लिए जंग उतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ हमास ही नहीं, दूसरे मोर्चे पर इजरायल को लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ना है और अब यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब भी देना है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूती विद्रोहियों ने इजरायल को तबाह करने के लिए मिसाइलें दाग दी थी।
पिछले कुछ दिनों में इजराइल पर यमन से कई मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इजराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से आसमान में ही ढेर कर दिया, जिससे इजराइल के लोगों को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल इतना भड़का कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर दिए। इजराइल की सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इजराइल ने यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद की। उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए और इसीलिए उसे सबक सिखाया गया। इजराइल और हमास में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रुक रुक कर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान और सऊदी अरब की जोड़ी इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी और ईरान ठहरा अमेरिका का पुराना दुश्मन। और ऐसे में अगर सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की ही जुबान में बात करने लगा तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसे पश्चिम एशिया में अपने दो पुराने दोस्तों इजराइल और सऊदी अरब में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार है और वो अमेरिका के दुश्मन रूस से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा है, इसलिए अमेरिका सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर जब सऊदी अरब अमेरिका के दूसरे दुश्मन ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए दोस्ती निभाना आसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब को साथ लेने के चक्कर में अमेरिका के लिए इजराइल के साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ईरान को झटका देने के लिए सऊदी अरब को इजराइल से दोस्ती करने के लिए मनाने में लगा था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इजराइल को कोई देश नहीं मानते और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश दिलाने का समर्थन करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले ने अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया। और इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों तक जाने वाला रास्ते का पता लगा लिया है। इजराइल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजराइल के सैनिक गाजा में उस जगह पर जाते दिखे जहां सुरंग के अंदर जाने का रास्ता बना था। गाजा में घुसी इजराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन के तहत हमास के ठिकानों का पता लगा रही है और उन्हें नेस्तनाबूद कर रही है। इसी दौरान इजराइल के सैनिकों को सुरंग के अंदर जाने वाले इस रास्ते का पता चला। हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए इजराइल की सेना खोजी कुत्तों और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करती दिखी। इजराइल की सेना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां हमास के हथियारों के गोदाम का भी पता चला और इसीलिए इजराइल भी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान पूरा समर्थन देता है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को गाजा में हमले बंद करने के लिए कहते आए, लेकिन इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है वो उसे पूरा करने के लिए गाजा में तबाही मचा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के हमलों में वहां आम लोगों की भी जान जा रही है। इसीलिए दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन लाख विरोध के बावजूद इजराइल ने गाजा से अपने कदम पीछे नहीं खींचे और हिजबुल्लाह के भड़कने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है। लेकिन हमास से जारी जंग के बीच भले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हों, मगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान हमास के खात्मे पर है। ऐसे में अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजराइल भिड़ा तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से भी उसका 36 का आंकड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जब तक इजराइल के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, गाजा पर हमले यूं ही जारी रहने वाले हैं। क्योंकि हमास ने इजराइल के लोगों के साथ 7 अक्टूबर को जो किया था वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद उन्होंने गाजा पर हमले बंद नहीं करने पर बंधकों को मारने की धमकी तक दी थी। इसी बात से नेतन्याहू का गुस्सा फिर एक बार और ज्यादा भड़क गया। Ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there. और इसीलिए इजराइल की फौज ने अपने बंधकों को रिहा कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इजराइल साफ कह चुका है कि अगर उसके नागरिकों को खरोंच तक आई तो वो गाजा को तबाह कर देगा। जिसका मतलब ये कि इजराइल के निशाने पर गाजा के अस्पताल हैं, क्योंकि इजराइल की सेना का मानना है कि इन अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर हैं, जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। शुरू में इजराइल ने उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया था और वो इजराइल की बमबारी से बच गए।
लेकिन हमास के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी में जुटे अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। नीतीश कुमार के विवादास्पद बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से पटना तक बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं पटना में भी विपक्ष ने बिहार विधानसभा के बाहर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। कल नीतीश कुमार ने विवादास्पद बयान दिया था सदन में खड़े रहकर, जिसके बाद बवाल मच गया। आज उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन बावजूद इसके अब मांग ये की जा रही है कि उनके कथन को सदन से एक्सपंज कर दिया जाए, सदन के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाए। और बीजेपी तो ये भी मांग कर रही है कि नीतीश कुमार अपने पद को त्याग दें। आज सुबह नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने कथन के लिए माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हंगामा मचा हुआ है। सदन से उनके बयान को, उनके वचनों को एक्सपंज करने की बात हो रही है। उनके रिकॉर्ड्स में से, सदन के रिकॉर्ड से उन्हें एक्सपंज करने की, निकालने की बात हो रही है। और साथ ही अब बीजेपी ने मांग किया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। मेमोरी फोम पर गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया और उन्हें चारों तरफ से घेरकर बम बरसाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा हवाई हमला गाजा के शिफा अस्पताल पर हुआ, जहां बम गिरते ही भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजरायल की मिसाइल शिफा अस्पताल के एक हिस्से से टकराई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। धमाके से उठने वाला धुआं दूर से ही दिखने लगा। फिलिस्तीन की सरकार ने दावा किया कि शिफा अस्पताल पर मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत हो गई और 170 लोग घायल हो गए। युद्ध का ऐलान जो है गाजा की ओर से किया गया, ये जंग गाजा की ओर से छेड़ी गई, लेकिन अब गाजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, मौत बरस रही है। लड़ाकू और इजराइल की सेना ने सीधी जंग छेड़ दिया गाजा में। इजराइल की सेना जमीन और आकाश से हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और हमास के लड़ाके भी इजराइल के सैनिकों पर सुरंगों में छिपकर पलटवार कर रहे हैं। और हमास ने इजराइल के सैनिकों पर हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके गाजा में इजराइल के सैनिकों पर गोलीबारी करते दिखाई दिए। खंडरनुमा इमारत से हमास के लड़ाके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। हमले में इजराइल की सेना को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। हमास से जुड़े सूत्रों का दावा है कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी की है और ग्योरिल्ला रणनीति से इजरायली सेना को टारगेट कर सकते हैं। जिसके बाद फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के निशाने पर शिफा अस्पताल के सोलर पैनल थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजरायल ने शिफा अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाजा में वैसे ही ईंधन का संकट है और शिफा अस्पताल के सोलर पैनल बर्बाद होने के बाद तो महासंकट आ सकता है। क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा अस्पताल पर बमबारी की और उसके सोलर पैनल सिस्टम को निशाना बनाया, लेकिन इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर अटैक के आरोप को नहीं माना। אנחנו לא תקפנו, למיטב ידיעתי, בלוחות סולאריים בבית החולים שיפא. इजरायल ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर हमले के आरोप को तो नकार दिया, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूका कि गाजा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाने वाला शिफा अस्पताल उसके निशाने पर है, क्योंकि इजरायल की सेना शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मान रही है। और उसने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इजरायल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली और शिफा अस्पताल के नजदीक पहुंचने का दावा किया। जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की, जिनमें उसके सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसते नजर आए। इजरायल की सेना के इस वीडियो में गाजा की कई इमारतें भी खत्म होती नजर आईं। वीडियो में इजरायल के सैनिक खंडहर में बदल चुके गाजा में घुसते दिखे, जिसके बाद उन्होंने टारगेट को पहचाना और एक एक कर उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि वो गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी, जिसके लिए वो शिफा अस्पताल में भी घुसने को तैयार है, क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि हमास के कई लड़ाके शिफा अस्पताल में छिपे हैं, जिन्हें मारने के लिए उसकी सेना शिफा अस्पताल के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और शिफा अस्पताल से कुछ मीटर दूरी पर ही खड़ी है। क्योंकि इस बार इजरायल के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर और इजरायल ने शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर साबित करने के लिए कई सबूत दिए। इजरायल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं।
जिन्हें मारने के लिए इजराइल के सैनिक गाजा में घुस गए और उन्होंने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में 1500 बेड हैं और वहां 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमास ने अस्पताल के वार्डों का इस्तेमाल किया और वहां से हमास की सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए। और यही नहीं, इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के सैकड़ों लड़ाके इसी अस्पताल में छिपे थे, जिसकी वजह से यह अस्पताल इजराइल के निशाने पर आ गया। इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था। हमास और इजराइल युद्ध के बीच गाजा के लोग खाना पानी इन तमाम चीजों के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि इजराइल ने हमास के हमले के बाद गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली और गाजा तक पहुंचने वाली मदद को रोक दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव की वजह से इजराइल मिस्र के रास्ते गाजा में मदद पहुंचाने के लिए राजी हो गया और वहां गाजा और मिस्र को जोड़ने वाले रफा बॉर्डर के जरिए पश्चिम एशिया के देश गाजा के लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रफा बॉर्डर पर मानवीय मदद से भरे ट्रकों की लंबी कतार नजर आई जो गाजा में राहत का सामान लेकर पहुंचे। वहीं गाजा में ईंधन की कमी से अब तक कई अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह बंद हो चुका है, जिसकी वजह से गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसने बताया था कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में, जहां इजराइल पर हमले की पूरी कहानी लिखी गई थी। इजराइल की सेना ने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया और इसे हमास के लड़ाकों और शिफा अस्पताल के कनेक्शन का सबूत बताया, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि वीडियो में हमास के लड़ाके ने शिफा अस्पताल को हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय बताया। यही नहीं, उसने जानकारी दी कि हमास की सुरंगें और ऑपरेशन रूम शिफा अस्पताल के ठीक नीचे है, क्योंकि शिफा अस्पताल बहुत बड़ा है और वहां हमास के लड़ाके आसानी से छिप सकते हैं। इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास ने 5 लाख लीटर ईंधन छिपा कर रखा है और दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के पास ईंधन न होने का ढोल पीट रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा समय में शिफा अस्पताल वो जगह है जो हमास की लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है, या फिर यूं कहें कि शिफा अस्पताल हमास की रीढ़ की हड्डी है। और इन सबके बीच में इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर हमले तेज कर दिए। इजराइल की सेना ने वहां हमास के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ताबड़तोड़ हवाई हमलों के दौरान गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं नजर आया। इजराइल के उन हमलों में वहां कई इमारतें जमींदोज हो गई। ये हमले गाजा के उत्तरी इलाके पर किए गए। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। महिलाओं पर दिए गए बयान पर बवाल के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मांगी माफी। विधानसभा में बोले बयान के लिए शर्मिंदा। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। माफी के बावजूद बीजेपी की नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का कहर। दिल्ली में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। दामोह में रिमोट से चलने वाली पार्टी बताते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से, लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में कल पेश होने के लिए समन। पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल पर यूट्यूबर एल्विश यादव से नोएडा पुलिस की पूछताछ। मेडिकल रिपोर्ट में सांपों की विष ग्रंथि निकालने का दावा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। दुनिया भर से आने वाले मेहमानों, साधु संतों और आम लोगों के रुकने के लिए बनाई जाएगी विशाल टेंट सिटी। आधुनिक सुविधाओं से भरा होगा हर टेंट। गाजा में हमास के अहम ठिकानों तक पहुंची इजराइल की सेना। शिफा अस्पताल में हमास के अड्डे पर भी इजराइल की दस्तक। आईडीएफ ने कहा गाजा पर कब्जे की मंशा नहीं, गाजा में हमास को मिटाकर रहेंगे।
खला में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजा के जबेलिया में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। ये ताजा खबर आ रही है। फिलिस्तीन की मीडिया के मुताबिक इजरायल ने जबेलिया के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है। फिलिस्तीनी मीडिया और हमास बार बार ये कहता रहा है कि इजरायल के अटैक्स रिहायशी इलाकों में है, जबकि आईडीएफ का काउंटर ये है कि रिहायशी इलाकों में वो सिविलियंस पर नहीं अटैक कर रहा है, पर वहां मौजूद हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। और वहीं हमास पर यह आरोप है कि वो वहां पर रिहायशी इलाकों से आम नागरिकों को जाने की इजाजत नहीं दे रहा, उन्हें वहीं पर रोक रहा है। हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की बारी आने वाली है, ऐसे अब अनुमान लगाए जा रहे हैं। और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह वो सब करेगा जो ईरान उससे करने के लिए कहेगा। शायद यही वजह है कि जो बाइडेन ने एक बहुत ही खतरनाक बम इजरायल भेजने का फैसला कर लिया है। इस बम को दुनिया बालाकोट वाले बम के नाम से भी जानती है। अब इसे गाजा का नया बवंडर कहा जा रहा है। हमास का सफाया करने के लिए इजरायल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इजरायल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजरायल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2,500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजरायल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजरायल की हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजरायल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इजरायल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER यानी एक्सटेंडेड रेंज, यानी ज्यादा रेंज। गाजा पर बमबारी के लिए इजरायल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इजरायल के बम कम पड़ने लगे हैं? क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इजरायल के बम का गोदाम खाली हो चुका है? इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इजरायल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके 2 समुद्री बेड़े इजरायल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इजरायल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजरायल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है? इजरायल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है, जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इजरायल के मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। अब रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है, जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा ये बम।
अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B-61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B-61-13 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा? सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है? क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने जार बम की ये प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है। रूस के पास कई सारे बम हैं जिसका दावा वो वक्त वक्त पर करता आया है, लेकिन एक ऐसा बम है जिसका राज उसने अब खोलना शुरू कर दिया है। रूस का दावा है कि उसके परमाणु शस्त्रागार में दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं मौजूद है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। यह है जार बम। आखिर कितना खतरनाक है इसकी खूबियां आप समझिए। जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम भी माना जाता है और जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम का नाम दिया गया है। तो एक ही पलक झपकते ही ये कई सारी तबाहियां यहां पर मचा सकता है और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। यूरोप के बहुत से लोगों का मानना है कि रूस जार बम का मॉडल पेश करके पश्चिम पर ताना मार रहा है। रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। लगातार एटमी हमले की बात की जा रही है और इसको और भी हवा देने वाली एक रिपोर्ट अब सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने यह तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स नहीं रखेंगे, लेकिन लगता है अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। रूस अपने जार बम के मॉडल को दुनिया में दिखा रहा है और जवाब में अमेरिका ने नए परमाणु बम का ऐलान कर दिया है। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है। यह जार बम, जिसको कि बेहद खूंखार भी यहां पर माना जाता है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को यह खाक करने की ताकत रखता है। और वहीं जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलोटन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली थी, उसकी ताकत भी 18 किलोटन की ही थी। वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 का पावर 1.2 मेगाटन का है। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन की है, यानी कि अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना यह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक B-61-13 का वजन 360 किलो टन हो सकता है। यह 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली और नागासाकी पर गिराए गए बम से 14 गुना बड़ा है। अमेरिका का दावा है कि उसका B-61-13 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम हवा के जरिए गिराया जा सकता है। खबर है कि इस परमाणु बम को अमेरिका मौजूदा एटम बमों को अपग्रेड करके बनाने जा रहा है। यह अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल है। यह आधिकारिक तौर पर नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक सैटेलाइट तस्वीर 14 जुलाई 2023 की है। दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। इन 5 वर्षों में यहां कितना विस्तार हुआ है, इसे साफ देखा जा सकता है। यहीं अमेरिका का भूमिगत U-1A कॉम्प्लेक्स है, जहां अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया जाता रहा है। यहां अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में जमीन के नीचे परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा किया जाता है कि यहां अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है।
अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के साथ रूस का नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। ये रूस का नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण दिख रहा है। करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्लिया आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, जिस परमाणु बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, क्या उसी परमाणु बम से